गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के जो लेक्चर थे वो स्टार्ट की हुई थी। हमने जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो पॉलिटी का भी पार्ट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 कवर कर लिया था। उसके बाद हमने जो अमेंडिंग एक्ट 1781 है वो भी कर लिया था। फिर एक्ट जो 1784 है वो भी कवर कर लिया था। ठीक है। और ये जो है ये 1786 में क्या हुआ था, लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बने थे। तो हम उसके बारे में आज पढ़ेंगे क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन जो हैं वो रिपीटेशन में आते हैं कॉर्नवालिस पे। क्योंकि इनको क्या बोला जाता है कि जो हमारा सिविल सर्विसेज का जो जन्म जाता है उसको कॉर्नवालिस जो कंडक्ट्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट्स हैं, वो काफ़ी फेमस है। और इसकी जो फेमस और क्या है इसका कि इसने परमानेंट जो सेटलमेंट थी वो स्टार्ट की थी इन इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। ये भी हमारे पार्ट का सिलेबस का पार्ट है, ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री में कवर होता है। हम देख लेते हैं जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है अपॉइंटेड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि 1773 में क्या हुआ था कि कौन सी उपाधि दे दी गई थी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। सॉरी, इंडिया अभी नहीं आया, इंडिया जो है वो बाद में आएगा। इंडिया ये अभी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था 1786 में। बट इन्होंने पहले क्या किया था, इन्होंने अपनी डिमांड्स रखी कि वो क्या करेंगे कि ओवरराइड पावर्स जो है वो उनकी जो डिसीजन लिया जाएगा, जो काउंसिल इनको दी गई थी, तो जो भी इनके पास होगी तो उसका जो डिसीजन होगा उसको ओवरराइड करेंगे, मतलब वो उनका डिसीजन ही मान्य होगा। सेकेंडली उनको क्या बोला गया कि ही वुड बी द चीफ इन कमांडर इन चीफ जो है वो भी कॉर्नवालिस होगी। तो इस डिमांड के आधार पे ही इनको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वो 1786 से 93 तक रहे थे। उन्होंने क्या किया, मैंने आपको बता ही दिया, परमानेंट जो सेटलमेंट है, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था, परमानेंट सेटलमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। कहाँ पे किया था, ये कलकत्ता में किया था और बंगाल में। ठीक है, क्योंकि बंगाल के जो फेमस था वो यहाँ था कलकत्ता, तो कलकत्ता में ये परमानेंट जो सेटलमेंट था वो उसको स्टार्ट किया था। इससे क्या हुआ था कि इनको इससे इंक्रीज हुआ था लैंड रेवेन्यू में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या था, इन्होंने और काम क्या किया था कि जो ब्राइब लेने वाले या फिर जो रिश्वत लेते थे या किसी गिफ्ट लेते थे उसके लिए सख्त कदम उठाए थे। उसके बाद जो श्री नगापत्तनम जो ट्रीटी थी, ठीक है, ये जो थी ये भी किसी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही कंडक्ट की थी। परमानेंट सेटलमेंट है बंगाल में इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए इसको बंगाल सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये देख लेते हैं जो विलियम पिट थे प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ऑन दैट टाइम। कौन था, विलियम पिट जो थे प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। तो उन्होंने ये जो सिस्टम है जो परमानेंट सेटलमेंट का, ठीक है, उसको 1786 में प्रपोज किया था। 1786 में प्रपोज किया था। 1793 में इसके ऊपर परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस, परमानेंट परमानेंट सेटलमेंट एक्ट जो था वो 1793 में इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो आपको ये और इसे 1793 से ही ये लागू किया गया था। तो इसके थोड़े से हम फीचर्स भी देख लेते हैं कि इसके फीचर्स क्या थे जो परमानेंट सेटलमेंट था। इसकी वैसे हम अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि महलवाड़ी इटादारी और जो ये परमानेंट सेटलमेंट है ये काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा। बट अभी थोड़ा सा आज के लिए एक ओवरव्यू है कि ये जो लॉर्ड कॉर्नवालिस के डायरेक्शन में जो ये परमानेंट सेटलमेंट 1793 का एक्ट था उसमें क्या फीचर्स थे कि एक तो क्या था, लैंडलॉर्ड्स को ऑनर बना दिया गया था। ठीक है, लैंडलॉर्ड जो थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनको क्या बना दिया गया, लैंड का ऑनर, लैंड का ऑनर। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, इसको सेल और परचेज कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे। ठीक है, एक तो ये था। सेकेंडली ये क्या कर सकते थे कि ये हेरेडिटी जो प्रथा थी उसके अकॉर्डिंग जो उनका बेटा, जैसे अगर आज अगर ए पर्सन है वो अगर लैंडलॉर्ड है तो उसका बेटा ही अगली बार लैंडलॉर्ड बनेगा, ये नहीं है कि कोई और आ जाएगा। नहीं, लैंडलॉर्ड इस परमानेंट सेटलमेंट के अंदर जो आपका हेरिडिटी राइट्स हैं वो भी इनको दिए गए। ठीक है, एक तो आपको लैंडलॉर्ड को ये राइट की लैंड का ऑनर जो है वो कौन होगा, लैंडलॉर्ड होगा। उसके बाद सेकेंडली जो उसका बेटा होगा वो ही उसका उत्तराधिकारी होगा। ठीक है, उसके बाद थर्डली क्या था कि इसका जो रेवेन्यू, जो इसका रेवेन्यू था उसका जो टैक्स था बहुत हाई था। ठीक है, उसमें क्या था, 10th आउट ऑफ 11 किसको देना पड़ता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। ये देखिए, अगर 11 में से 10 अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया तो देखिए कितना हाई टैक्स होगा। तो इससे क्या हो रहा था कि यहाँ के जितने भी फार्मर्स थे, ठीक है, फार्मर्स के साथ बहुत बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। ठीक है, और उसमें से जो 1/10, और जमींदार को क्या मिलना था, 1/10 जो हिस्सा था उस उसका रेवेन्यू का, वो 1/10 का जो है वो किसको दिया जाना था, वो आपको जमींदार को दिया जाना था। बट यहाँ पे होता क्या था, जमींदार जो है टैक्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा करते थे, बर्डन सारा जो है वो जो फार्मर्स थे उनके ऊपर डाल देते थे, और इसीलिए जो फार्मर्स की दुर्दशा काफ़ी हुई थी। ठीक है, तो ये जो था परमानेंट सेटलमेंट जो था इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैंने ओवरव्यू दिया है कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है बंगाल में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और किसने, विलियम पिट ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। विलियम पिट कौन था, उस टाइम का प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड थे। ठीक है, और इसको 1793 में क्या किया गया, एक्ट बनाया गया, परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। उसके अकॉर्डिंग क्या था, लैंडलॉर्ड जो थे वो मालिक होंगे,
ज़मीन के सारे मालिक होंगे, ठीक है? और इनको हेरिडिटी सक्सेशन जो उसका बेटा है वो आगे इसका उत्तराधिकारी होगा, और ये भी उनको प्राप्त हो गए थे। और जो टैक्स था वो बहुत काफ़ी था, जैसे जो 10th आउट ऑफ 11th पोर्शन जो था वो रेवेन्यू का उनको टैक्स देना पड़ता था। और ये जो था ये फिक्स था, ये जो इसमें कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता था, ये फिक्स परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है ये फिक्स है। उसके बाद जो आपकी श्रीरंगपट्टनम जो ट्रीटी थी, ये जो ट्रीटी थी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट और टीपू सुल्तान जो था, थर्ड कर्नाटका वॉर के बाद ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है? आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये थर्ड थर्ड कर्नाटका वॉर जो हुई थी, ठीक है? उसके जो बाद ये ट्रीटी हुई थी, ठीक है? तो आपको जो थर्ड एंग्लो मैसूर वार, सॉरी, एंग्लो मैसूर वार, ये आपकी एंग्लो मैसूर वार है, ठीक है? मैसूर थर्ड, उसके बाद ये ट्रीटी हुई थी, और ये कब हुई थी? 18 मार्च, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 18 मार्च 1792, ठीक है? किस किस के बीच में हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस किस किस के? टीपू सुल्तान, ठीक है? टीपू सुल्तान। और ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था? आपका कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस, ठीक है? क्योंकि अभी जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? 93 तक कौन था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? ये गवर्नर कॉर्नवालिस था। ऑब्वियसली इसीलिए जो ट्रीटी थी वो भी टीपू सुल्तान और जो मराठा एम्पायर और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, तो इसके बीच में कौन सी थी? ये ट्रीटी थी आपकी नागापट्टनम। उसके बाद जो इंट्रोड्यूस सिविल सर्विस इन इंडिया, वो भी किसने की थी? कॉर्नवालिस ने, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद इंडियन वर डिसमिस्ड फ्रॉम द हाई पोस्ट एज ही डिड नॉट ट्रस्ट ऑन द इंडियंस, ठीक है? जो कॉर्नवालिस था उसका क्या था, वो क्या, जो इंडियंस थे इंडियंस को लाइक नहीं करता था, ठीक है? इंडियंस को लाइक नहीं करता था, इसीलिए जो भी हाई पोस्ट थी, जो भी ओवर 500 जो रुपीज़ के ऊपर की कोई भी पोस्ट थी, वहाँ पे इंडियंस को उसने क्या कर दिया था? डिसमिस कर दिया था, ठीक है? और वहाँ पे जो भी यूरोपियन या फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट का नुमाइंदा था उसको उसने रख दिया, क्योंकि वो क्या था? ट्रस्ट नहीं करता था। उसके बाद उसने सेपरेशन ऑफ पावर इन कमर्शियल, जुडिशियल एंड रेवेन्यू, उसने क्या किया था? सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि सेपरेशन ऑफ पावर किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो ये भी किसने किया था? इसने पावर्स को अलग अलग कर दिया था। कमर्शियल काम जो है अलग किया जाएगा, जुडिशियल काम अलग किया जाएंगे, और रेवेन्यू का काम अलग करेंगे। उसने क्या कहा था कि जो रेवेन्यू जुडिशियल का काम है कौन करेगा? टुक अवे, ठीक है? उसने क्या किया था कि जो पहले का काम था कलेक्टर ही काम करता था कलेक्शन करने का, और जुडिशियल पावर भी कलेक्टर के पास थी, बट कॉर्नवालिस ने उसको अलग से कर दिया, इसीलिए सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है? कि कलेक्टर से ये काम भी उसने छीन लिया, वो क्या करेगा? ओनली कलेक्शन का काम करेगा, वो जुडिशियल काम नहीं देखेगा। ही इन्फोर्सिंग द बैन और द प्राइवेट ट्रेड, मैंने आपको बता ही दिया कि उसने क्या किया था कि सैलरीज जो एम्प्लॉयज थे उनकी सैलरीज को बढ़ा दिया, बट उसने क्या किया कि इन्फोर्स ही मतलब उसने मतलब स्ट्रिक्टली ये बोला गया कि अगर आपने प्राइवेट ट्रेड किया या फिर किसी से आपने अगर ब्राइब ली, तो आप पे भी, चाहे वो यूरोपियन है या ब्रिटिश गवर्नमेंट का या इंडियन है, तो उन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये भी इसका काम था, ये भी कॉर्नवालिस ने ये काम किया था। 1791 में एस्टैब्लिश अ रेगुलर पुलिस फोर्स, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेगुलर पुलिस फोर्स जो है वो 1791 में कॉर्नवालिस ने ही स्टार्ट की थी। और थानास, जो आज आप सुनते हैं थानास, और उसमें दरोगा होता है, ये भी किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? ये भी 1791 में कॉर्नवालिस के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ही मेड 4 सर्किट, ठीक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने आपको क्या बताया कि जो कॉर्नवालिस के कोड्स हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको इसको अच्छे से करवा रहा हूँ, ठीक है? ही आल्सो मेड 4 सर्किट ऑफ कोड, कहाँ कहाँ पे? एक कलकत्ता में, एक ढाका में, एक मुर्शिदाबाद और पटना। ये सारी जो सिटीज़ हैं उस टाइम पे बंगाल की जो फेमस और जो पावरफुल सिटीज़ थी, ठीक है? तो ये इसीलिए उसने क्या किया कि यूरोपियन जो जजेस हैं वहाँ हर एक जगह पे एक कोर्ट बना दिया गया, ठीक है? इन 4 पे 4 कोर्ट, इसको 4 सर्किट भी कहा जाता है, ठीक है? तो वहाँ पे जजेस कौन थे? ओनली यूरोपियन। तो यहाँ पे क्या होता था कि इंडियंस को जो सुनवाई है उनकी, इंडियंस की सुनवाई नहीं होती थी। वो जो यूरोपियन कुछ भी गलत काम करते थे, चाहे कुछ भी करते थे, उनको क्या होता था, यूरोपियन जज थे तो वो उनके लिए एक पार्शियलिटी रहती थी, ठीक है? बाइसनेस रहती थी। उसके बाद निज़ाम अदालत शिफ्टेड टू कलकत्ता, जो निज़ाम की अदालत थी उसको कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? वो कलकत्ता कर दिया। दीवानी अदालत आल्सो डेजिग्नेटेड एज ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? मैंने आपको क्या बताया कि वो क्या था, उसने कलेक्टर से ये काम कर लिए थे, छीन लिए थे, तो उसने क्या किया था, जो डिस्ट्रिक्ट और जिला कोर्ट में क्या कलेक्टर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू कलेक्शन ओनली, मैंने आपको बता दिया ना, उसके क्या जुडिशियली पावर छीन ली थी, उसने अब क्या करना है? ओनली रेवेन्यू के कलेक्शन का काम जो है वो कलेक्टर कलेक्टर का काम अभी क्या था? ओनली आपको रेवेन्यू कलेक्ट करना है। उसके बाद जोनाथन जो डकन एट बनारस 1791, उन्होंने क्या किया था, जो संस्कृति कॉलेज जो था हिंदू लॉ एंड फिलोसफी के लिए, तो उस टाइम पे देखिए 73 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया था, 73 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो फर्स्ट टाइम इंडिया में सोचा था कि हम इसको रूल करेंगे। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी काम कर लिए थे, काफ़ी गमन कर लिया था पैसों का, ठीक है? तो यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट कहती थी, उसकी इच्छा थी कि हम इंडिया पे राज्य करेंगे सीधे डायरेक्टली। तो उसके लिए उनको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आना चाहिए? हिंदी, हिंदी और संस्कृत, ठीक है? हिंदी और संस्कृत, ठीक है? तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये जो संस्कृत कॉलेज है कहाँ पे? बनारस में खोला गया।
सो दैट कि वो इंडिया की जो फिलॉसफी और हिंदू लॉज हैं, क्योंकि अगर उनको इंडियंस पे रूल करना है तो उनको इंडियन लॉ और फिलॉसफी के मालूम मालूम होना चाहिए, तभी तो वो इतने साल अगर अंग्रेजों ने जो भारत पर राज्य किया उसका कारण यही थे। उन्होंने जैसे जैसे समय बदला उन्होंने अपने आप को मोल्ड किया, उन्होंने हिंदू जो लॉ थे उनको पढ़ा, उनको उन्होंने धारणाएं पढ़ी, इसीलिए तो उनको हमारी जो कमजोरियां थी, जैसे उनको मालूम था कि जो हिंदू हैं ये क्या है, जो अपने रिलीजियस पे बहुत स्टिक हैं, बहुत सेंसिटिव है, तो उन्होंने इसी का तो फ़ायदा लिया, इसीलिए बंगाल का जो विभाजन हुआ या पाकिस्तान इंडिया का जो आपको मैं फूट डालो राज करो की नीति थी, तो इन्होंने पहले हिंदू का जो लॉ थे, फिलॉसफीज़ थी, उनको पढ़ा, ठीक है? तो वो जो मान्यताएँ थी उनके लिए बेनिफिशियल हुई। तो ये जो काम थे सारे, ये किसके द्वारा किए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो यहाँ पे ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के जितने भी काम थे मैंने ऑलमोस्ट करवा ही दिए हैं। होप आपको ये समझ आया होगा।